सभी शिष्यों को नमस्कारम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स फॉर राजस्थान जेई लेक्चर 4। और जो टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं CQA मेथड से। CQA मेथड यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग अप्रोच मेथड से, जैसा कि आप जानते हैं, जिससे कुछ ही महीनों में आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो जेई लेवल के लिए बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आइए फिर बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो क्या लिखा है आज के क्वेश्चन में? तो देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं एक बार। व्हाट इज द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट एज शोन बिलो। यानी जो सर्किट में हमें रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम का, ये वाला, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप तो हमें दिया हुआ है, अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो हमें निकालनी है। ये हमारा मेन एम है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। किस चीज़ में? जो एक एवरेज बच्चा होता है वो कंफ्यूज होता है यहाँ पर, इन दो जगह पर। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6V और यहाँ पे लिखा हुआ है 20V। अब जिस बच्चे को डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट सोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो यहाँ पे चकनाचूर हो सकता है। कैसे? देखिए, जो ये 6V लिखा है, या तो बच्चा इन दोनों को ही समझ लेगा कि 6 इंटू वी 20 इंटू वी, वो फंस जाएगा, आगे सॉल्व नहीं कर पाएगा। या फिर वो इसको समझ लेगा 6 वोल्ट, इसको भी समझ लेगा 20 वोल्ट, तो भी वो कंफ्यूज हो जाएगा और आगे वो फंस जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं आपको पहले बता दूं कि जो डिपेंडेंट सोर्स होता है उसको हम ऐसे बनाते हैं, काजू कतली जैसे। और जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम ऐसे बनाते हैं, सर्कल जैसा। तो देखिए, अब क्या हो रखा है, इसने जो लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है इसने 6 इंटू वी, यानी ये वी पे डिपेंडेंट है। कौन सा वी? ये वाला वी। यहाँ जितनी वैल्यू होगी इसकी, उसका 6 गुना ये होगा। अगर यहाँ 2 होगा तो ये 12 होगा, यहाँ 4 होगा तो ये 24 होगा, ऐसे हो तो ये डिपेंडेंट हो गया। लेकिन ये 20 ही है, ये 20 इंटू वी नहीं है, ये सिर्फ 20 है। यहाँ वी वोल्ट को बता रहा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने आपको ये साथ साथ में बता दिया। अब इस क्वेश्चन की चीरफाड़ करते हैं। तो देखिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई रेजिस्टेंस होता है और उसके टर्मिनल पर ऐसे V1 V2 होता है, तो जो करंट पास होती है वो होती है V1 माइनस V2 अपॉन R। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है, नोडल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको भी बता दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम कंपेयर करेंगे हमारे जो सर्किट गिवन है उससे। यहाँ पे देखिए, 2 ओम दे रखा है और इसके एक टर्मिनल पर 6 इंटू वी है और एक टर्मिनल पर 20 वोल्ट है। तो इसको जब मैं ऐसे कंपेयर किया मैंने, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 2 ओम दे रखा है, यहाँ पे 6V है, यहाँ पे 20 वोल्ट है। तो यहाँ से मेरी जो करंट फ्लो है, जो हमको निकालना है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि करंट निकालो ये वाली, तो वो क्या निकलेगी? 6V माइनस 20 अपॉन 2। ये हमारा मेन एम हो गया। लेकिन हमारा मेन एम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ V नहीं पता, इस V की वैल्यू नहीं पता। तो अब हमारी नीड हो गई कि पहले ये V निकालो, फिर हम कंपेयर करके आगे काम करेंगे हमारा। लेकिन फिलहाल हमें V की ज़रूरत है, तो ठीक है, फिर V निकालेंगे। तो देखिए, अब V कैसे निकालेंगे, इस नीड को पूरा कैसे करेंगे, V की नीड को? तो हम सब जानते हैं कि वोल्टेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो हमें निकालनी है, करंट तो हमें निकालनी है, तो उसको तो I माना हुआ है, रेजिस्टेंस 2 है। तो अब हमारी जो नीड है, हमको हमारी जो नीड है वो मिली है 2I। अभी जो I है वो हमारी फाइंडेबल टर्म है, यानी यही हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में, याद कीजिए महागुरु लाइन, मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें हमारी नीड मिल जाए फाइंडेबल टर्म में, यानी जो हम निकाल रहे हैं उसी की टर्म में यदि हमारी नीड मिल जाए, तो खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि हम वो डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे हमारे मेन एम में। तो मैंने कर लिया, जैसे मैंने इसकी वैल्यू रखी 2I, अब मुझे मेरा जो इक्वेशन है वो मिल गई। क्या इक्वेशन मिली? कि 2I बराबर 12I माइनस 20। तो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से I बराबर 2 एम्पियर मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फॉर द सर्किट शोन इन गिवन फिगर, when the voltage is 10 volt, the current I is 1 ampere. If the applied voltage across terminal CD is 100 volt, the short circuit current flowing through the terminal AB will be। क्या बोला इसने? देखिए, वन बाय वन समझते हैं। पहले इसने बोला कि जब आपका ये जो E है, देखिए बोला है वोल्टेज E इज 10 वोल्ट। जब आपका ये E 10 वोल्ट है, तो जो करंट I है वो 1 एम्पियर है, यानी यहाँ पर जो करंट I है वो 1 एम्पियर हो जाती है जब ये 10 वोल्ट हो। अब इसने क्या बोला है कि ये जो आपने E यहाँ पे लगा रखा है, ये जो आपने E यहाँ पे लगा रखा है, इसको मैं यहाँ लगा दूँ, CD पे लगा दूँ, तो बताइए जो, और मैं इसको शॉर्ट कर दूँ, दूसरे बार ये बोला इसने, यानी ये टर्मिनल यहाँ लगा दूँ, मतलब ये जो सोर्स है वो यहाँ पे लगा दूँ, और जो ये टर्मिनल है यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दूँ। अब बताइए कि उस टाइम ऐसा करने पर, यानी जो मैं सोर्स यहाँ पे लगा दूँ और उसको मैं 100 वोल्ट कर दूँ। देखिए बोला इसने, क्वेश्चन को वापस पढ़िए,
द टर्मिनल CD इज 100 वोल्ट। जब मैं इसको यहाँ पे 100 वोल्ट कर दूँ, ये वाला सोर्स यहाँ लगा के उसका मान 100 कर दूँ, तब यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी ये उसने निकाला है। तो इसको आसान भाषा में कहें तो इसने क्या किया है, इसने सोर्सेज को इंटरचेंज कर दिया है। यानी यहाँ पे जो सोर्स था उसको यहाँ डाल दिया है, और जो रेस्पॉन्स यहाँ पे चेक कर रहा था अब वो रेस्पॉन्स यहाँ चेक कर रहा है। यानी सोर्स और जो एक्साइटेशन है, जो सोर्स और जो रेस्पॉन्स है, उन दोनों को इसने एक्सचेंज कर दिया है। इसने ये किया बेसिकली। तो और पूछा है कि अब बताओ क्या वैल्यू होगा, क्या रेस्पॉन्स होगा। तो देखिए ये अपने आप में एक हिंट है। क्या हिंट है कि जब भी रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन को ऐसे इंटरचेंज कर दे, जब भी रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर दे, तो वो अपने आप में एक हिंट होता है कि वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम की बात कर रहा है। वो चाहता है कि अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको आती है कि नहीं आती है, वो देखना चाहता है। तो जब भी ऐसा हो तो आपके दिमाग में एक बार ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो घूमनी चाहिए। अब ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, तो देखिए इसको आम भाषा में कहें, आसान भाषा में कहें तो सिंपली ये कहता है कि जो आपका एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स का जो रेशियो है, एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे आप उनके जो जगह है एक्स और वाई, आप देख सकते हो यहाँ एक्स और वाई बेसिकली टर्मिनल से है, जगह का मतलब है। चाहे आप उन जगह को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। आप देख सकते हो इस रेशियो में कि पहले ये एक्साइटेशन एक्स पे लगा हुआ था और रेस्पॉन्स वाई पे लगा हुआ था, फिर एक्साइटेशन वाई पे लगा दिया और रेस्पॉन्स एक्स पे चेक कर रहे हैं। तो ये क्या कहती है थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि भले ही आप ऐसा कर दो, ये जो रेशियो है भले ही आप जगह चेंज कर दो, लेकिन जो ये रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है। तो हमने कहा अच्छा, तो इससे हम क्या समझे कि जो अब हमारा एक्साइटेशन था पहले, कि पहले वो 10 वोल्ट था और करंट 1 एम्पियर थी, ये पहले की कंडीशन थी। फिर उसने कहा कि मैंने जगह चेंज कर दी और उसको 100 वोल्ट कर दिया, तो अब बताओ रेस्पॉन्स कितना आएगा। तो हमने रेशियो में दोनों के दोनों मान रख दिए, और दोनों मान रख के हमें जो मैं सिंपल मैथ है वो मैं लगा दी, और हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू आ गई। तो कुछ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जिसको आती है यहाँ पे वो ये क्वेश्चन कर लेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए मैं रीड कर देता हूँ। तो फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ VS इज 0। देखिए इसने जो VS की वैल्यू है बोला 0 है व्हेन I 4 एम्पियर, यानी जब ये जो आई है, सॉरी ये वाली जो आई है ये 4 एम्पियर है, जब ये 0 है। तो अब बताओ द वैल्यू ऑफ I व्हेन VS इज 16 वोल्ट। अब बोला है कि जब मैं इसको वैल्यू 16 कर दूँ, इसकी वैल्यू 16 वोल्ट कर दूँ, तब इस I की वैल्यू बताओ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए माइंड में, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे दो सोर्सेस दे दे, ऐसे एक करंट सोर्स दे दिया, एक वोल्टेज सोर्स दे दिया, और दोनों सोर्स देके बोले किसी तीसरी जगह पे बोले कि यहाँ पे मुझे रेस्पॉन्स बताओ, तो आपके माइंड में एक थ्योरम क्लिक करनी चाहिए, वो है सुपर पोजिशन थ्योरम। एक बार वो क्लिक जरूर करनी चाहिए। देखिए हो सकता है कि इसको दूसरे तरीके से भी करें अपन, लेकिन माइंड में क्लिक जरूर होनी चाहिए सुपर पोजिशन थ्योरम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सुपर पोजिशन से जल्दी होगा। आमतौर पे ये भी होता है कि कई बार हम सुपर पोजिशन यूज नहीं करते हैं, दूसरे तरीके से जो अपना नोडल इक्वेशन है उससे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में सुपर पोजिशन विल बी वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल। तो देखिए सबसे पहले जो मेथड फर्स्ट है वो हम सुपर पोजिशन थ्योरम से ही करेंगे। अब क्या कहती है सुपर पोजिशन थ्योरम, जिसको नहीं पता बता देता हूँ कि बेसिकली देखिए सुनना, मैं ध्यान से सुनना। जो सुपर पोजिशन थ्योरम है वो ये कहती है कि यदि आपके जो सर्किट है उसमें यदि एक से ज़्यादा सोर्स हो, जैसे मैं इसी से कंपेयर करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ इसने दिया है एक करंट सोर्स दिया है, एक वोल्टेज सोर्स दिया है। तो सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि ये जो दोनों सोर्सेज है इसमें से एक बार में एक ही एक्टिव रखो, एक बार में एक ही एक्टिव रखो। तो मान लीजिए पहले ये एक्टिव रखा मैंने करंट वाला, और इसको मैंने क्या कर दिया, अब वोल्टेज सोर्स क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है जब उसको जीरो मानते हो तो इसको शॉर्ट मानेंगे। तो सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि एक बार में इसका देख लो और यहाँ से जो रेस्पॉन्स आए उसको नाप लो, फिर दूसरी बार क्या करो, इस वाले सोर्स को एक्टिव करो और इस वाले को इनएक्टिव करो। यानी करंट कैसे इनएक्टिव होता है, ओपन, करंट को ओपन करते हैं तब इनएक्टिव होता है। फिर उसका जो यहाँ आए रेस्पॉन्स उनको आप माप लो, लास्ट में दोनों को ऐड कर दो। लास्ट में जो ये रेस्पॉन्स आया ना, एक बार इसको एक्टिव किया तब आया, एक बार इसको एक्टिव किया तब आया, उन दोनों रेस्पॉन्स को ऐड कर दो, वो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, एक्चुअल रेस्पॉन्स हो जाएगा। ये कहती है सुपर पोजिशन थ्योरम। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसने खुद ने बोला कि जब VS जीरो था तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा वाला एक्टिव है हमारी भाषा में। तो उसने बोला कि जो रेस्पॉन्स है वो 4 एम्पियर है, तो हमने वो मान लिया फर्स्ट कंडीशन I1, क्या मान लिया I1 4 एम्पियर। अब दूसरी बार इसने कहा कि जब VS 16 वोल्ट हो, तो हमने कह दिया इसका मतलब जो IS है वो जीरो है, यानी इस बार हमने IS को जीरो मान लिया, और उस टाइम ये करंट जो है हमने कह दिया ये I2 होगी, क्या होगी, I2 होगी। ठीक है, ये हमने माना है। अब वो I2 क्या होगा,
तो इसके लिए हमने सर्किट में जब किया, जो जो उसने बोला हमने सर्किट में वैसा बना दिया। तो जब इसने बोला कि IS 0 करो, यानी ये जो है इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और जो 16 वोल्ट बोला इसने, तो हमने यहाँ पे 16 कर दिया। अब इस सर्किट को हम सॉल्व कर देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल बच्चों वाला सर्किट हो गया। 16 वोल्ट दे रखा है, 2 ओम और ये वाला 2 ओम, 2 ओम तो क्या हो जाएंगे, सीरीज में है 4 ओम। ये तो ओपन हो गया तो ये सीरीज हो गया, तो 4 ओम, 16/4 4 एम्पियर। तो I2 का मान 4 आ गया। अब सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि दोनों बार जो आए हैं इंडिविजुअल उनको ऐड कर दो। तो एक बार हमने देखा कि I 4 था, दूसरी बार भी हमने सॉल्व किया 4 आया, दोनों को ऐड किया तो 8 एम्पियर आ गया। और ये बहुत ही एक ही देखिए आधे पन्ने में आपका क्वेश्चन हो गया सुपर पोजिशन थ्योरम से कि I का जो मान है वो 8 एम्पियर है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको कहते हैं अपना जैसे चीर फाड़ मेथड है। चीर फाड़ मेथड से बेसिकली हम कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं पूरा का पूरा, इसीलिए हम वो भी करेंगे। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख बहुत कुछ जाओगे। तो देखिए हम जानते हैं कि हमको I पूछा है, हमको क्या पूछा है, I पूछा है। तो हम जानते हैं कि I का मान क्या होता है, V/R। अब यहाँ पे उसने R दे दिया है 2 ओम, तो अब हमें V चाहिए। तो हमारा जो मेन एम है I निकालने का, उसको निकालने के लिए, उस एम को पूरा करने के लिए हमें नीड है V की, हमें V की ज़रूरत है। तो कैसे निकाले V को, V कौन सा, 2 ओम पे, क्योंकि देखिए I चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे वोल्टेज इसका ही चाहिए, तभी तो मैं उसमें 2 का भाग लगा के करंट निकाल दूंगा। तो अब मुझे V कैसे मिलेगा, तो मैंने जब सर्किट देखा तो मैंने कहा भाई V निकालने का रामबाण तरीका एक ही चलता आ रहा है, क्या है, नोडल इक्वेशन। तो नोडल इक्वेशन से निकालो, या तो KVL से निकालते हैं अपन या नोडल इक्वेशन से निकालते हैं। तो देखिए अब KVL जो नोडल इक्वेशन है उसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, IS चाहिए। क्या चाहिए, IS चाहिए। हमने देखा था कि जब हम नोडल इक्वेशन यूज़ करते हैं और ब्रांच में करंट देते हैं तो उस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लेके हम उसको भी नोडल इक्वेशन में यूज़ करते हैं। तो हमने कहा भाई सही बात है, IS भी हमको चाहिए। तो ये हमारी अब सब नीड हो गई। तो हमारी इस वोल्टेज की नीड को पूरा करने के लिए जो सब नीड है वो है IS की। तो अब IS कैसे निकालेंगे, तो देखिए IS निकालते हैं। तो IS निकालने के लिए हमें जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन में उसने बोला था कि जब आपका VS का मान 0 हो, यानी जब वोल्टेज शॉर्ट हो, जब भी बोलता है ना वोल्टेज 0 हो, इसका सिंपली मतलब है कि वो बोल रहा है कि वोल्टेज सोर्स 0 कर दो, वोल्टेज सोर्स 0 कर दो। 0 मतलब सॉरी शॉर्ट कर दो, तो 0 मतलब शॉर्ट कर दो। तो जैसे उसने बोला कि आपका वोल्टेज 0 है तो हम समझ गए कि शॉर्ट कर दो। अब शॉर्ट करने का मतलब हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। जैसा ही ऐसा बना तो हमारा अब IS निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार से सर्किट बनने पर हमारा जो करंट है, यहाँ से करंट आई इस प्रकार से और इस टाइप की करंट आ गई। अब यहाँ पे आप खेल देखिए, यहाँ पे भी 2 ओम है और यहाँ पे भी 2 ओम है। यहाँ से आपको मतलब कहते हैं ना कॉमन सेंस, यहाँ से वो सवाल हो जाता है। जैसे ही इसने देखिए यहाँ बोला इसने 4 एम्पियर, क्या बोला इसने 4 एम्पियर, और यहाँ पे कितना है 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जब दोनों की दोनों सेम रेजिस्टेंस है 2 ओम 2 ओम, तो जो करंट जाएगी वो भी सेम सेम जाएगी, जो करंट जाएगी वो भी सेम सेम जाएगी। यदि यहाँ 4 एम्पियर जा रही है तो यहाँ भी 4 एम्पियर ही जाएगी, क्योंकि दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो सेम सेम है। तो जब सेम सेम है तो यहाँ भी 4 जाएगी, और जब यहाँ भी 4 जाएगी और यहाँ तो 4 है ही है, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें यहाँ क्या मिलेगा 8 KCL से। तो यहाँ से हमारी जो IS की वैल्यू है वो कितनी आ गई 8 एम्पियर आ गई, क्योंकि हमने क्या लगा दिया KCL लगा दिया। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो दोनों में 4 हो जाएगा। तो जैसे ही IS मिली यानी हमारी सब नीड पूरी हो गई। अब हमारी सब नीड पूरी हो गई, अब हमारी जो नीड है वोल्टेज की वो पूरी कर सकते हैं। कैसे, नोडल इक्वेशन से। तो नोडल इक्वेशन से हमें हमारी जो करंट है वो भी मिल जाएगी बाद में, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज पूरा होगा हमें हमारी जो है वो नीड पूरी होगी। और नीड पूरी होते ही देखिए नीड क्या है 16 वोल्टेज हमें मिला। यह कैसे मिला, नोडल इक्वेशन से मिला। ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ नोडल इक्वेशन। जैसे ही 16 वोल्टेज मिला है तो हमारी जो मेन एम था वो क्या था, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस गिवन था 2 एम्पियर 2 ओम, तो 16/2 8 एम्पियर हमारी जो करंट है वो आ जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से किया, ये भी थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, इसलिए मैंने कहा था सुपर पोजीशन भी दिमाग में होनी चाहिए। अब आने वाले टाइम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां सुपर पोजीशन से लंबा पड़ेगा और इस तरीके से जो है वो शॉर्ट हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज। बोला है कि इस V की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब देखिए जैसे इसने बोला है कि आप वोल्टेज ज्ञात करो, तो हमारे दिमाग में अब तक हम जो करते आए हैं वो क्लिक होता है, या तो नोडल इक्वेशन क्लिक होती है, या फिर V बराबर IR क्लिक होता है, या KVL क्लिक होता है। लेकिन देखिए वो जो सर्किट थे और ये जो सर्किट है उनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो दे दिया एकदम बीच में, जो वोल्टेज सोर्स दिया है एकदम ब्रांच के बीच में दिया है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे नहीं दिया है। यदि पर्टिकुलर एलिमेंट पे देता है तो हम राजी हो जाते हैं, हमारी नोडल इक्वेशन अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ इसने क्या दिया है, बीच में दिया है। तो ये देखकर कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे यार बीच में दे दिया, अब क्या करें। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए
जैसे इसने, मैंने एक बार वापस बना दिया सर्किट, जैसे इसने यहाँ दिया है ना 3 वोल्ट और यहाँ दिया है वोल्ट, तो कुछ नहीं करना है हमें, जो हमारी जो नीड है कि हमें तो यहाँ पे चाहिए, ये हमारा फोकस होता है ना कि हमें पॉइंट पर चाहिए, नोड पर वोल्टेज चाहिए, तो वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? हम ऐसे चलो, आप जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे जब ऐसे चलोगे तो आपने क्या समझा कि एक बार वी था, फिर ऐसे चलोगे तो -3V, यानी कि यहाँ से V से -3V माइनस कर दो, यानी 3 वोल्टेज माइनस कर दो, यहाँ क्या मिलेगा? V-3। भाई ऐसे मानो, बहुत ही सिंपल वाली बच्चों वाली मैथ है। यदि यहाँ पे टोटल V है और यहाँ पे आप चले, उसमें से 3 का खर्चा हो गया, तो पीछे कितना बचा? V-3, तो वो इस नोड पे आ जाएगा, तो बस हमें हमारा नोड का मिल गया वोल्टेज V-3। अब नोडल इक्वेशन लगा सकता हूँ, कैसे निकालो? V-3/1, अब तो जो करते आए हैं, V-3/1 -3 करंट, क्योंकि ये अपोजिट है, और V/1 ये वाला कौन सा? ये वाला। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मत करने लग जाना कि V-3 -V-3, क्योंकि देखिए हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए तो हमको V-3 मिला है। इसीलिए इस ब्रांच के लिए डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? V/1, क्योंकि इसके लिए हमें डायरेक्ट पता है V/1 ही है, तो नोडल इक्वेशन के लिए यहाँ पे डायरेक्ट V/1 लिखना है यहाँ पे, ठीक है? ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको V की वैल्यू मिल जाएगी 3 वोल्ट। देखिए कितने आसानी से हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इससे डरना नहीं है, ये बेसिकली आपको इस नोड का वोल्टेज देने के लिए ही है, तो इससे डरना नहीं है, ठीक है? ये हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन से आ जाएगा आपके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम किन के लिए नहीं लगती। तो ये बच्चा जानता है कि ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो नॉन लीनियर के लिए नहीं लगती। इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है, तो देखिए जो नॉन लीनियर है उसको पहचाने कैसे? इसने बोला थोड़ी नॉन लीनियर, यहाँ इसने इनडायरेक्ट वे में पहचानने को बोला है। तो देखिए इसमें से जो पावर वाली चीज़ है ना, पावर कैलकुलेशन, मैंने आपको बताया है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/I²R, या बोलो P/V²/R। तो ये I², V², ये सब मैथ की लैंग्वेज में इसको हम नॉन लीनियर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए लीनियर का मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन आप जिसने भी 12th में मैथ में कोऑर्डिनेट पढ़ा है, कोऑर्डिनेट वाली मैथ पढ़ी है, तो वो जानता है कि इसमें जब भी स्क्वायर के टर्म में इक्वेशन आती है तो हम पैराबोला वगैरह के इक्वेशन बनाते थे, आपको याद होगा। तो इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो यानी कि वो कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। इसीलिए जो पावर कैलकुलेशन है वो इसका आंसर है, कि पावर कैलकुलेशन जो है वो सुपरपोजिशन थ्योरम पावर कैलकुलेशन के लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करेगा, ऊपर लिखेगा कि यूज ओनली सुपरपोजिशन थ्योरम, बताओ कि पावर कितनी होगी, और एक ऑप्शन ऐसा भी होगा कि कांट बी डिटरमाइंड, तो वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए पावर कैलकुलेशन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, द ब्लैक बॉक्स एज शोन इन द सर्किट बिलो कंटेन्स रजिस्टर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज फॉर R=0 and 2, द वैल्यू ऑफ करंट I is 3 and 1.5। देखिए आराम से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा है। क्या बोल रहा है कि जब R2 है, सॉरी जब R0 है तब जो करंट है वो 3 है, और जब R2 है तब करंट है वो 1.5 है। कौन सा R, कौन सी करंट? तो डायग्राम में देखिए ये वाला R, जब इस वाले R की वैल्यू 0 है, यानी कि ये R कैसा है? ऐसे है, और सॉरी ऐसा है, शॉर्ट। जब रजिस्टेंस 0 होता है ऐसे, जब रजिस्टेंस 0 होता है तब हम शॉर्ट कहते हैं, वोल्टेज 0 होता है तब भी उसे हम शॉर्ट कहते हैं। ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है, कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब रजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तब हम कहते हैं ओपन है, और जब रजिस्टेंस 0 होता है तब हम कहते हैं कि ये शॉर्ट है। और उसने बोला है कि जब रजिस्टेंस 2 होता है तब करंट 1.5 है। तो इस डायग्राम में हम एक चीज़ समझ गए कि जब इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है, तब यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो 3 होगी, इस क्वेश्चन में बोला है। और जब यहाँ रजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा तब यहाँ से 1.5, यानी कि जो पहले 3 थी उसका आधा हो जाएगा। अब इसने बोला है कि आप मुझे ये बताओ कि जब इस रजिस्टेंस की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब इस रजिस्टेंस की वैल्यू 1 हो जाएगी तब बताओ कि ये करंट की वैल्यू कितनी होगी। अब इस बात की गारंटी है कि ये क्वेश्चन देखते ही 90% एवरेज बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। एक तो ब्लैक बॉक्स नाम दे दिया, ऊपर से एक करंट की वैल्यू अलग अलग दे दी, फिर बोला कि इसमें बताओ, तो एक एवरेज बच्चा छोड़ ही देता है। लेकिन देखिए बहुत ही सिंपल है, हम हमारा जो चीर फाड़ सॉल्यूशन का मेथड है उसी से चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसको थोड़ा समझते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दे कि एक रेजिस्टेंस दे दिया सिंपल और पीछे कुछ ऐसा सिंपल सा बॉक्स बना के दे दिया, तो इसका सिंपली मतलब है कि एक बार कहीं ना कहीं वो आपको हिंट कर रहा है थेवेनिन थ्योरम के लिए। किसके लिए? थेवेनिन थ्योरम के लिए। अब ये थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ
ये सिंपली क्या है, ये जो जितनी भी थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सारी की सारी थ्योरम क्या करती है, ये सब की सब थ्योरम बेसिकली आपको एक ही चीज पे फोकस करती है कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसान बना दिया जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाए कुछ और टर्म्स में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। जैसे मान लीजिए बहुत सारे वोल्टेज है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो उसको क्या कर दो आप, एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, उसको बोलेंगे VTH RTH, यानी थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस, और जो आपका लोड है फिर वो। तो एक सिंपल से सर्किट में उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी को ये सारी थ्योरम काम में आती है, इसीलिए सारी थ्योरम हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ कर दे, इसका मतलब उसने क्या किया है, ऐसा कुछ कर दे यानी उसने बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को छोटा किया है। तो इसका मतलब वो हमें कहीं ना कहीं थ्योरम की तरफ जाने को कह रहा है, और आमतौर पर थेवेनिन थ्योरम इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। तो थेवेनिन थ्योरम के लिए हम जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो मैंने यहाँ पे बनाया है सर्किट, ये VTH चाहिए, RTH चाहिए और लोड तो ही है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इस प्रकार से। तो देखिए इस सर्किट से हम क्या समझे कि जो करंट है हमारी वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी VTH अपॉन RTH प्लस R, क्योंकि RTH और R क्या है, सीरीज में है, और वोल्टेज में भाग देते हैं अपन V अपॉन R से। तो करंट चाहिए के लिए हमें क्या चाहिए, VTH अपॉन RTH प्लस R। अब उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि आप बताओ हमें करंट की वैल्यू जब R कितना हो, 1 ओम हो। तो यानी कि इसमें जो R की वैल्यू है वो हमें दे दी इसने यहाँ पर 1 ओम। तो अब हमें देखिए हमारा जो मेन एम है करंट निकालने का, वो कैसे मिलेगा, VTH अपॉन RTH प्लस 1। लेकिन हमारे पास VTH की वैल्यू नहीं है, RTH की वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ से हमारी दो नीड आ गई कि पहले VTH और RTH निकालो, फिर बात करने, फिर करंट निकल जाएगी। तो अब हमारी इन दोनों नीड्स को पूरा करने के लिए हम वही करेंगे जो हम आमतौर पे न्यूमेरिकल्स में करते हैं। क्या करते हैं, हम देखते हैं गिवन डाटा। यदि हमें गिवन डाटा से हमारी जो चीज़ है, जो हमारी नीड है, वो हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए गिवन डाटा की तरफ रुख करते हैं। तो गिवन डाटा हमने देखा क्या है कि जो हमारा R जब 2 है, सॉरी जब 0 है तो I है वो 3 है, और जब R 2 है तब हमारी I क्या है, 1.5 है। तो हमने इस चीज़ को हमारे जब इक्वेशन में रखा तो कुछ इस प्रकार से मिला कि I बराबर 3 कब, जब VTH अपॉन RTH प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे R था, और I बराबर 1.5 कब, जब VTH अपॉन RTH प्लस 2 है। आई का फॉर्मूला है ये, हमने अभी देखा था सबसे पहले। तो अब इन दोनों से हमें जो दो इक्वेशन मिली है तो हम खुश हो गए। क्यों खुश हुए, मैथ में हम कब खुश होते हैं ज़्यादा, जब दो अननोन हो और दो इक्वेशन हो तो खुश हो जाता है मैथ में, चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो देखिए दो अननोन है, दो इक्वेशन है। अननोन कौन से, VTH RTH, आई की वैल्यू तो पता चल गई, आई की वैल्यू तो पता चल गई, और दो इक्वेशन मिल गई है, दो ही अननोन है। तो बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले इक्वेशन से हमें VTH बराबर क्या मिल जाएगा, 3 RTH। इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिल जाएगी, और RTH की वैल्यू आ जाएगी। इस RTH की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें जो VTH की वैल्यू वो भी मिल जाएगी। अब VTH और RTH की दोनों वैल्यू आ गई, यानी हमने अपनी जो दोनों की दोनों नीड्स थी वो पूरी कर ली। तो अब इन दोनों नीड्स को अपनी इक्वेशन में रख देंगे अपन, 6 और 2 को रख दिया तो हमें अपनी जो मेन एम था वो मिल गया। हमें आई जो था मेन एम था हमारा 6/2 + 1 यानी कि 6/3 यानी कि 2 एम्पियर। तो 6/3 से हमें अपना जो 2 एम्पियर का जो एम है वो हमारा पूरा हो गया। तो बस, तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ, जितने भी इलेक्ट्रिकल के दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल की जो पढ़ाई है वो स्टडी महागुरु के साथ बहुत ही ज़्यादा आसान है।